सभी की नजरें इस फोरम पर रहना स्वाभाविक है। साथियों, तमाम आशंकाओं के बीच आज मैं आप सभी के सामने 1.3 बिलियन से ज्यादा भारतीयों की तरफ से दुनिया के लिए विश्वास, सकारात्मकता और उम्मीद का संदेश लेकर के आया। जब कोरोना आया तो मुश्किलें भारत के सामने भी कम नहीं थी। मुझे याद है, पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था, वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है। साथियों, भारत की सफलता तो किसी एक देश की सफलता से आंकना उचित नहीं होगा। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती हो, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। कोरोना शुरू होने के समय मास्क, पीपीई किट, टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे। आज हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं। और आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। पहले फेज में हम अपने 30 मिलियन हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। भारत की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 दिन में, 12 डेज में भारत ने अपने 2.3 मिलियन से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर चुका है। अगले कुछ महीनों में हम अपने करीब 300 मिलियन बुजुर्ग और कोमॉर्बिडिटी वाले मरीजों के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे। साथियों, सर्वे संतु निरामया, पूरा संसार स्वस्थ रहे, भारत की इस हजारों वर्ष पुरानी प्रार्थना पर चलते हुए संकट के इस समय में भारत ने अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को भी शुरू से निभाया है। जब दुनिया के अनेक देशों में
एयर स्पेस बंद था, तब 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के साथ ही भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भी भेजी। अनेक देशों के हेल्थ कर्मचारियों को भारत ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है, हमने दुनिया को इस बारे में गाइड भी किया। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। और ये सुनकर WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है। आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। ये वैक्सीन दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर ज्यादा स्पीड से मदद करने में ये पूरी तरह सहायता करेगी। भारत की सफलता की इस तस्वीर, भारत के सामर्थ्य की इस तस्वीर के साथ मैं दुनिया के अर्थ जगत को ये भरोसा भी दिला रहा हूं कि आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां अब तेजी से बदलेगी। कोरोना के समय में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट शुरू करके एम्प्लॉयमेंट के लिए विशेष स्कीम्स चलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बनाए रखा था। तब हमने एक एक जीवन को बचाने पर जोर दिया। अब भारत एक एक जीवन देश की प्रगति के लिए पूरे जी जान से जुट गया है। अब भारत आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा ग्लोबलिज्म को नए सिरे से मजबूत करेगी और मैं आश्वस्त हूं कि इस अभियान को इंडस्ट्री 4.0 से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके पीछे वजह भी है और इस विश्वास का आधार भी है। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 के 4 मुख्य फैक्टर्स होने वाले हैं: कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग और रियल टाइम डेटा। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जहां सबसे ज्यादा डेटा उपलब्ध है, जहां के दूर दराज क्षेत्रों में भी मोबाइल कनेक्टिविटी है, स्मार्टफोन है। भारत का ऑटोमेशन डिजाइन का एक्सपर्ट पूल भी बहुत बड़ा है और ज्यादा ग्लोबल कंपनियों के इंजीनियरिंग सेंटर भी भारत में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बरसों से अपनी क्षमता से दुनिया को अवगत करा रहे हैं। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत में जिस तरह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक्सपर्ट्स के लिए भी एक स्टडी का विषय है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने डिजिटल सॉल्यूशंस को भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। आज भारत के 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों के पास यूनिवर्सल आईडी आधार है। लोगों के बैंक अकाउंट और यूनिवर्सल आईडी उनके फोन से कनेक्टेड है। अभी दिसंबर के महीने में, अकेले मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, अभी दिसंबर के महीने में ही भारत में 4 ट्रिलियन रुपीस का लेन देन यूपीआई से हुआ है। यहां जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं वो जानते हैं कि किस तरह से दुनिया के बड़े बड़े देश भारत द्वारा विकसित यूपीआई व्यवस्था को अपने यहां दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हमने ये भी देखा है कि कोरोना संकट के दौरान अनेक देश
परेशान थे कि अपने नागरिकों तक सीधे आर्थिक मदद कैसे पहुंचाए। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसी दौरान भारत ने 760 मिलियन से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1.8 ट्रिलियन रुपीस से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। ये भारत के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत का उदाहरण है। हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एफिशिएंट भी बनाया है और ट्रांसपेरेंट भी बनाया है। अब भारत अपने 1.3 बिलियन नागरिकों को हेल्थ केयर के इजी एक्सेस के लिए यूनिक हेल्थ आईडी देने का भी अभियान शुरू कर रहा है। और साथियों, मैं आज इस प्रतिष्ठित फोरम पर सभी को यह भी आश्वासन देता हूं कि भारत की हर सफलता पूरे विश्व की सफलता में मदद करेगी। आज हम जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे हैं, वो भी ग्लोबल गुड और ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रति पूरी तरह कमिटेड है। भारत के पास ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और सबसे बड़ी बात रिलायबिलिटी भी है। भारत के पास आज बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है और उसका जितना विस्तार होगा उतना ही ग्लोबल इकोनॉमी को लाभ होगा। साथियों, प्रोफेसर क्लाउस श्वाब ने भी कहा था कि भारत संभावनाओं से भरा वैश्विक खिलाड़ी है। मैं आज उसमें यह भी जोड़ूंगा कि भारत संभावनाओं के साथ साथ आत्मविश्वास से भरा हुआ है, नई ऊर्जा से भरा हुआ है। बीते वर्षों में भारत ने रिफॉर्म्स और इंसेंटिव बेस्ड स्टिमुलस पर बहुत जोर दिया है। कोरोना के इस समय में भी भारत ने करीब करीब हर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गति को तेज किया है। इन रिफॉर्म्स को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स से सपोर्ट किया जा रहा है। अब भारत में टैक्स रिजिम से लेकर एफडीआई नॉर्म्स तक एक प्रिडिक्टेबल और फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति लगातार बेहतर हो, इस दिशा में भी काम जारी है। और एक विशेष बात यह भी है कि भारत अपनी ग्रोथ को क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों के साथ भी बहुत तेजी से मैच कर रहा है। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 को लेकर हो रही इस चर्चा के बीच हम सभी को एक और बात याद रखनी है। कोरोना क्राइसिस ने हमें मानवीयता का मूल्य फिर याद दिलाया है। हमें याद रखना है कि इंडस्ट्री 4.0 भी रोबोट के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी ईज ऑफ लिविंग का टूल बने, ना कि कोई ट्रैप। इसके लिए पूरी दुनिया को मिलकर कदम उठाने होंगे। हमें सबको मिलकर कदम उठाने होंगे। मुझे विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अब आप सबके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ना चाहूंगा और हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। Thank you, Prime Minister, first for this message of hope and confidence. I think it's an incredible achievement how we handled the COVID-19 crisis and how you showed responsibility towards the world in taking care not only of your own country, but particularly also of your neighbor countries. I'm convinced, Prime Minister, based on what you said, China will
India and China are always competing, but China we all will admire India for its growth, for its great growth rates in the coming years. I'm also very happy that you mentioned your commitment to the 4IR, to the fourth industrial revolution technologies, and we have to make them human-centered, and I'm happy that the World Economic Forum has a Center for the Fourth Industrial Revolution in Mumbai, thanks to your support. Mr. Prime Minister, this officially concludes the public portion of the session, and we will have now this follow-up dialogue, but we will have to have 30 seconds just to switch the communication devices. Thank you very much again.